वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और वो मिरर में से सिया को देखने लगा, जिसकी आंखों से आंसू बुनियारों के पानी की तरह बह रहे थे। वो कभी अपनी मांग में लगे सिंदूर को देखते तो कभी गले में पहने मंगलसूत्र को। रोते हुए खुद से बोली, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शादी नहीं हो सकती। जो मुझे कोई गलतफहमी हो रही है, ये सब तो बस मेरा एक वहम है। अधिक उसे अब गुस्से से घूरने लगा था। उसे लगा था कि जब सिया को उसकी शादी के बारे में पता चलेगा तो वो खुश होगी, पर यहाँ तो वह पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। वो गुस्से में आ गया और पीछे से ही सिया की कमर को कस के पकड़ लिया और एक झटके में उसे पलट के अपने सामने गया और पलक झपकते उसका गला पकड़ लिया। सिया शोक, डर और घबराहट में बस फटी आंखों से अत्ते को देखती रही। अत्ते को अपनी तरफ देखता देख उसके गले पर अपनी पकड़ टाइट करने लगा। जैसे ही सिया को अपने गले में दर्द और सांस रोकती हुई महसूस हुई, उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें बन गई। उसका चेहरा लाल और आंखों से आंसू बहने लगे। अद्दी को उसकी आंखों में आंखें डाल के गुस्से से बोला, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, इसलिए ये सब बोल रही हो ना? तुम्हें तो उस आदमी से शादी करनी थी ना, मुझसे नहीं, है ना? सिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ हुआ क्या था। अब तो सिया की सांस और भी ज्यादा उखड़ने लगी। अब उसका चेहरा सांस ना ले पाने की वजह से लाल से सफेद होने लगा था। अद्दी ने उसे ड्रेसिंग टेबल से लगा रखा था। सिया अपने पंजों पर खड़ी थी। यहाँ पर अब उसकी आंखें बंद होने लगी थी। देख बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम देखोगी कि मैं कैसे तुम्हारे लिए गए फैसले पर तुम्हें पछतावा होगा। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास आ जाओ, पर तुम नहीं आई। और आज जब तुमसे मेरी शादी हो गई थी तो बोल रही हो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगा कि अद्दीप बेवकूफ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें पता चलेगा अद्दीप महाजन को डबल क्रॉस करने का अंजाम क्या होता है। कहते कहते उसकी नजर सिया के पहचान पड़ते चेहरे पर गई। उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि उसने अपने गुस्से में आगे सिया का गला कस के पकड़ लिया है। उसने झटके से उसके गले से अपना हाथ हटा दिया, पर सिया जब आधे से ज्यादा तक बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। अद्दी के छोड़ते हुए भी जान से नीचे गिरने लगी। उसे गिरता देख अद्दी ने भी बिना देरी के उसकी कमर को पकड़ कर खुद से चिपका लिया। सिया का सिर उसके सीने पर बेजान सा गिर गया। अद्दी का दिल घबराहट पे जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर सिया को खोने का डर साफ दिखने लगा। उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लाके लिटा दिया। वो उसके हाथ पर रब करते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोला, है बेबी डॉल, देखो उठ जाओ, मुझे परेशान मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो अब सिया को धमकी दे रहा था। वो सिया की कभी गाल थपथपाता तो कभी उसके हाथों को रब करता, पर सिया कोई हरकत नहीं कर रही थी, जिस वजह से उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों गुस्से में आके उसके साथ वो सब कर दिया। उसके माथे पर परेशानी से बल पड़ने लगे। उसने उसे अच्छे से बेड पर लिटाया और जल्दी से अपने फोन से रोहन को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ रोहन से आगे घर पता वो वहां का सारा मैटर सॉर्ट आउट करके बस निकल ही रहा था। उसने कामिनी और उसके हस्बैंड बेटे के साथ घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो पूरा घर को अच्छे से लॉक करके वो वहां से आके अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था कि उसकी पैंट की जेब में रखा उसका फोन रिंग करने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन देखा तो वो अद्दी का कॉल था। उसने बिना देरी के फोन पिक करके फोन कान पर लगाया तो उधर से अद्दी की बेचैनी भरी आवाज आई, रोहन जल्दी से डॉक्टर को लेकर यहाँ पहुंचो, इट्स अर्जेंट। रोहन को तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर उसने अद्दी की घबराहट और बेचैनी उसकी आवाज को से ही भांप लिया। उसने ओके बोल के कॉल कट गया और फिर डॉक्टर को कॉल लगा दिया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और तब तक कॉल कनेक्ट हो गया तो रोहन बोला, डॉक्टर आप जल्दी महाजन बंगलो पहुंचे, इमरजेंसी। और कॉल कट कर गाड़ी स्टार्ट की स्पीड में वहां से निकल गया। 15 मिनट बाद रोहन डॉक्टर को लेकर अद्दी के कमरे के बाहर खड़ा था। उसने डोर पर नॉक किया तो अंदर से अद्दी ने गुस्से में डोर खोला और रोहन को घूरने लगा। रोहन जी से पहले से पता था कि वो जब यहाँ पहुंचेगा तो उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वो हड़बड़ाते बोला, सॉरी बॉस। अदिक ने कुछ नहीं कहा और अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही रोहन डॉक्टर से बोला, अंदर चलो नहीं जल्दी। डॉक्टर भी अद्दी को इतने गुस्से में देख पहले घबरा गई थी। रोहन को कहती है कि जल्दी से कमरे के अंदर गई तो उसकी नजर बेड पर बैठ गई सिया पर पड़ी। अद्दी वहां नहीं था, इसलिए वे जल्दी से बेड के पास गई। ना रोहन उसके साथ ही अंदर आया था। वो जानता था कि उसका बॉस उसकी क्या हालत कर सकता था। रोहन धीरे से बोला, जल्दी से मैडम वो चेक करो। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और से आगे नब्ज चेक करने लगी। ये तभी उसकी नजर उसके गले पर बने लाल उंगली के निशान पर पड़ी और उसका दिल धक सा रह गया। उसे समझ आ गया था कि जो उसे किसी ने जानकर मारने की कोशिश की होगी, तभी उसके गले पर ऐसे लाल निशान बन गए। उसके माथे पर डर से पसीना आने लगा। वो अपने मन में बोली, है भगवान, इस बच्चे की मदद भी नहीं कर सकती हूँ। या आदमी है या शैतान, कैसे इस प्यारे से बच्चे को जान से मारने की कोशिश कर सकता है। उसने दिख के सिर्फ गुस्से से लाल आंखें ही देखी थी। उनको देखते उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे खड़ी थी, पर अब सिया के गले पर उंगली के निशान देख के उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और सिया के लिए बुरा भी लग रहा था। डॉक्टर ने जैसे तैसे करके उसको चेक किया और एक ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी। सिया का चेहरा पीला पड़ा था बिना खाने पीने की वजह से, इसलिए उसने उसे ड्रिप लगा दी। वो धीरे से हिम्मत करके अपने पीछे कुछ कदम दूर खड़े रोहन को देख के बोली, सर ये आपके कौन है? रोहन को डॉक्टर का ऐसा पूछना कुछ खास समझ तो नहीं आया। फिर उसमें इसने जवाब में कहा, ये मेरी लेडी बॉस है जो कुछ देर पहले अपने बॉस को देखा। ये उनकी वाइफ। रोहन की बात सुनकर डॉक्टर और भी ज्यादा हैरान रह गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोले, क्योंकि वो अब उससे उसके बॉस के बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं बोल सकती थी, वरना क्या पता वो उसका ही ऊपर का टिकट काट दे। डॉक्टर ने अपने अंदर आए सारे जज्बातों को अंदर ही दबा लिया और बोली, मैंने मैडम को ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी, ये खत्म हो जाए तो इसे निकाल देना और हो सके तो मैडम को ज्यादा ख्याल रखना और उनको वक्त पर खाने पीने का ख्याल रखना, इससे मैडम जल्दी ठीक होंगी और खुश भी रहेगी। कितना बोल के उसने अपनी किट उठाई। वहां से जाते हुए बोली, अगर जरूरत लगे तो आप मुझे बुला लेना। रोहन ने एक नजर भी सिया को नहीं देगा।
उसे पता था कि उसका बॉस कितना बड़ा जलकुकड़ा और गुस्से वाला है। सिया के लिए तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव और पागल है, इसलिए वो बिना उसे देखे ही डॉक्टर के पीछे कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही दिग्विराम वॉशरूम से टॉवल कमर पर लपेट के छोटे टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए कमरे में आता है। उसकी नजर सीधे बेड पर जाती है जहां से आके हाथ में ड्रिप लगी थी और उसका चेहरा पीला पड़ा था। उसने टॉवल को नाइट स्टैंड पर रखा और बेड की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वो उसे आगे बिल्कुल पास आकर उसके चेहरे ऊपर थोड़ा सा बेंडअप हो गया। वो उसके चेहरे को गौर से देख के अपनी रूड आवाज में बोला, तुम इतनी में ही बेहोश होगी तब क्या होगा जब मैं तुम्हें इससे कहीं ज्यादा दर्द दूंगा। वैसे मेरा इरादा तुम्हें दर्द देने का बिल्कुल भी नहीं था। मेरा इरादा तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के रखे प्यार करने का, तुम्हें रानी बना के रखने का था। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। तुम्हें मेरा प्यार नहीं, मेरा गुस्सा और मेरी नफरत चाहिए थी। तो लो अब खुशी खुशी मेरा गुस्सा, मेरी नफरत मिलेगी। अब तुम्हें रोज देखना होगा पर तुम मुझसे दूर नहीं जा सकोगी। उसने अपने हाथ को सिया के चेहरे पर रखा और धीरे धीरे उसके चेहरे को छूने लगा। सिया की स्किन काफी सॉफ्ट और अच्छी थी। आदिक को वो बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए तो आदिक पहली मुलाकात में ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था और उस रात उसके साथ अपनी सारी हदें पार कर दी थी। कुछ देर तक उसके चेहरे को सहलाने के बाद उसने झुक के उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। उसे चूम लिया। वो उस पर गुस्सा करना चाहता था, उसे परेशान करना चाहता था, पर अभी वो खुद को उससे प्यार करने से रोक भी नहीं पा रहा था। कभी कभी उसका दिल उसे प्यार करने को कहता था पर दिमाग उस पर गुस्सा करने को। अभी कुछ देर तक उसके चेहरे को देखने के बाद वहां से वो तुमने फिर थोड़ा सा झुका उसके पतले से गुलाबी होठों को अपने होठों से कैप्चर करके बहुत धीरे और सॉफ्ट से उसके होठों को चूमने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें भी नॉर्मल से ज्यादा तेज चल रही थी। उसके दिमाग को पूरी तरह से बंद हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। उसे आंखों अपने करीब महसूस करने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग अद्वैत जल्दी उठकर ऑफिस चला गया था। आज उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसे वो कैंसिल नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो सिया को कमरे में सोता हुआ छोड़ के चला गया। और वैसे भी वो उसे थोड़ा संभलने का मौका देना चाहता था, तभी तो उसे आगे तड़पा पाएगा। अधिक जाते वक्त नौकरों से बोल के गया था कि जब सिया उठे तो उसे ब्रेकफास्ट करा के दवाई खिला देना। नौकरों ने हामी भर ली थी और वो वहां से चला गया। करीब 1 घंटे बाद सिया की नींद खुली तो वो हड़बड़ाकर बेड पर वो बैठी अपने कमरे में अपनी नजर घुमा के देखा तो पूरा कमरा शांत, काफी बड़ा और लग्जरी था। सिया ने अपने चेहरे पर हाथ फेर के देखा और फिर से कमरे को देखने लगी। उसे अब धीरे धीरे कल का सब कुछ याद आने लगा। जब चाची साथ इसके जबरदस्ती से अगर पा रही थी तब वहां कुछ लोग आए थे, फिर वहां गोली चली। उसने वहां कुछ देखा तो नहीं, पर वहां सुना था जो थी गोली चलने की आवाज। और वो उस आवाज को सुनते ही डर से उसने अपनी आंखें भींच ली थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहा। तभी उसे दी का गुस्से से भरा लाल चेहरा याद आया। वो हड़बड़ी में पेड़ से खड़ी हुई और ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर खुद को देखने लगी। उसने भी कल वाले कपड़े ही पहन रखे थे। उसके हाथों में चूड़िया कलर में मंगलसूत्र, माथे पर बीच मांग में भरा लाल सिंदूर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को आईने में देखे सो बकते हुए बोली, क्या मेरी शादी उस जंगली शैतान के साथ होगी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? चाची ने तो किसी और से शादी करवाने की बात की थी ना, फिर ये जंगली शैतान का हाथ कैसे पूछ गया? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे अभी इस बात पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी अद्दी के साथ हो सकती है। वो अब भी खुद को देख यकीन करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर मिरर में ही बेड के पीछे लगी। एक बड़ी सी फोटो पर पड़ी जो किसी और की नहीं थी बल्कि अद्दी की थी, जिसमें वो स्पोर्ट कार के बोनट पर बैठा था। उसके ऊपर बॉडी शर्ट लेस थी, नीचे एक बॉक्सर पहना था जो उसकी थाई तक था। वो जगह शायद किसी बीच की थी। उसकी बॉडी पर रेत लगी थी जिसमें उसका बदन के हटा रहा था। उसके बाइसेप्स 8 पे गैप चौड़ा सख्त सीना सुडौल कंधे वी शेप कमर लंबी गर्दन। उसकी वो परफेक्ट बॉडी जिस पे बीच की रेत चिपकी थी। फोटो में वो साइन कर रही थी। उसकी कातिल नजर उन जिनमें तेज धार थी और होठों पर उसने के हल्के सी स्माइल थी। उसके बाल बिखरे माथे तक आ रहे थे। उसके एक हाथ में ड्रिंक की कैन थी और वो उस कैन से भरी ड्रिंक को अपने सीने पर डाल रहा था। वो इतना ज्यादा हसीन लग रहा था कि एक पल को तो सिया की नजर भी उसके फोटो पर फटेहर से गई। वो पूरा बवाल लग रहा था। कुछ पल तक उसकी वो फोटो देखती रही। उसे कुछ पलों में याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। तो उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने अब किसी चीज को नहीं देखा और वो वॉशरूम में जाना चाहती थी तो उसने पहले कपड़ों के बारे में सोचा और कॉलेज रूम को देखे उसमें चली गई। उसने आंखें जैसे ही कपबोर्ड को खोला उसकी आंखें फटी रह गई। कपबोर्ड पूरा महंगे ब्रांडेड कपड़ों से भरा था। वो वेस्टर्न ड्रेस से लेकर इंटर ड्रेस तक की सारी ड्रेसेस और लड़कियों की यूज की सारी चीजें रखी थी। सिया को वो सब देख के अपने मुंह पर दोनों हाथ रख के अपनी बड़ी बड़ी आंखों के सामने रखे सामानों को देखती रह गई। महाजन इंडस्ट्री में अधिक कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग में था। वहां लगभग से 4 लोग बैठे थे जो शायद अद्दी के पास कोई प्रोजेक्ट का प्रपोजल लेकर आए थे। वो पूरी तरह से इलीगल था। वो प्रोजेक्ट काफी बड़ा था जिसकी कीमत थी 200 करोड़। वो एक साथ स्टार होटल प्रोजेक्ट था। अद्दी को अपने फायदे के लिए करना था। वैसे तो उसके पास काम और पैसे की कोई कमी नहीं थी पर उसके ज्यादातर काम इलीगल थे। पर अब उसे इलीगल काम भी ज्यादा करने थे जो दुनिया और गवर्नमेंट की नजर में थे। अधिक बिना किसी भाव के हेड चेयर पर बैठा था। उसके बगल में रोहन खड़ा था। एक आदमी बोला, मिस्टर महाजन, हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आप खुद को हैंडल करें। हमने आपके बारे में काफी सुना है। आप जिस भी काम को हाथ में लेते वो काम टॉप पर पहुंच जाता है। अधिक उसकी बात सुन के एटीट्यूड और सख्त चेहरा लिए बोला, मिस्टर निगम, आपने सही सुना है, इसलिए तो आप आज यहाँ हो।
अधिक की बात सुनकर मिस्टर निगम थोड़ा मुस्कुरा के बोले, जी आपने बिल्कुल सही कहा है, तो अब यहाँ प्रेजेंटेशन शुरू करें। अधिक ने सिर हिलाया तो मिस्टर निगम का असिस्टेंट प्रोजेक्टर के सामने जाकर खड़ा हुआ और प्रेजेंटेशन देने लगा। कॉन्फ्रेंस रूम में बिल्कुल अंधेरा हो गया था और अधिक बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देख रहा था। लगभग से 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म होती है तो मिस्टर निगम अपने सीट से खड़े होते हुए अधिक से हाथ मिलाते हुए बोले, मिस्टर महाजन, अब ये प्रोजेक्ट आपके हाथ में है। अब आपको आपको जब भी हमारी जरूरत लगी बस मेरे असिस्टेंट को कॉल करवा देना। अधिक ने भी हाथ मिलाया और सिर हिलाया। कुछ देर में वो सब वहां से बाहर चले गए। अधिक और रोहन भी वहां बचे थे। रोहन दरवाजे की तरफ देख के बोला, बॉस आप क्या सोच रहे हैं? अधिक डेविल स्माइल करके बोला, इनका प्रोजेक्ट पूरा होगा, साथ ही मेरा वो काम भी, तुम समझ गए। रोहन के होठों पर भी स्माइल आ गई और वो बोला, जी बॉस, मैं सब समझ गया, आप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। देखिए डेविल स्माइल लंबी हो गई और वो वहां से जाते हुए बोला, तुम मुझे काफी अच्छी तरह से जानते हो। रोहन भी स्माइल करते हुए उसके पीछे चला गया। उसने कुछ कहा नहीं, फिर वे से दोनों अद्दी के केबिन में चले गए। अद्दी के बंगलों पर साइकोलॉजी रूम के अंदर खड़ी अपनी आंखों को बड़ा करके कपबोर्ड को देख रही थी, जो ब्रांडेड चीजों से कपड़ों से भरा था और वे सब गल से रही था। सिया का दिमाग सुन हो गया। वो बस खड़ी होकर उन सब चीजों को देख रही थी। जैसे वो कमरे में कुछ हलचल होने की आवाज आती है तो उसे लगता है कि जरूर उसका जंगली शैतान बॉस होगा। ये सोच वो कमरे में आती है तो देखती है वहां एक लड़की वन पीस ड्रेस में पहले खड़ी कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। सिया ने उसे पीछे से देखकर बोली, एक्सक्यूज मी, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है? जैसे उस लड़की ने अपने पीछे किसी लड़की की आवाज सुनी तो उसने पलट के देखा तो उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए थे। वो लड़की सिया के सामने हमने अपने जाकर अपने हाथ सीने पर बांध के खड़ी हुई एटीट्यूड में बोली, तुम कौन और यहाँ क्या कर रही हो? फिर उसकी नजर सिया को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। सिया ने बहुत ही सिंपल से लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके माथे के बीच मामला सारा दूसरा लाल सिंदूर भरा था। बाल बिखरे थे, चेहरा भी सूजा हुआ था। आंखें हल्के लाल, बोले में डायमंड का मंगलसूत्र, हाथ में भरी भरी लाल चूड़ी। वो दिखने में इतनी बुरी भी नहीं लगती पर उस लड़की के सामने वो कुछ भी नहीं थी। उसके सामने खड़ी लड़की पूरी ब्रांडेड चीज उसे लग रही थी। सिया उसके चेहरे पर आए उन अजीब से एक्सप्रेशन को देखे हमने देखकर और अपने मन में ही बोली, अब ये कौन चुड़ैल है और मैं क्यों बोलूं इसे? अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, इसे क्या बताऊं? वो लड़की उसे घूर के बोली, तुम यहाँ की मेड हो गए? ऐसे मालिकों के कमरे में उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ चोरी करने आती हो और तुम यहाँ से कब से हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सिया का दिमाग ना ठनका पर वो कुछ नहीं बोली और अपने चुप रहना चुना। पर वो लड़की सिया को देख के कमरे में ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए वो एक कदम और आगे बढ़ी और सिया के करीब होकर बोली, जवाब दो मुझे, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? सिया को अब उस पर गुस्सा आने लगा था। वो एक तो वो खुद पहले से ही परेशान थी और ऊपर से ये अजीब मुसीबत। और उसने हमने थोड़े चिड़े से और में कहा, ये बात है तुम मुझे बताओ, मैं तो यहाँ पहले से थी, तुम यहाँ आई हो तो इसका मतलब है कि तुम भी यहाँ चोरी करने आई हो। उसके बाद खत्म भी नहीं होती कि उसके गाल पर एक तेज थप्पड़ पड़ा। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया, उसकी आंख से एक आंसू भी लुढ़क के नीचे गिर गया। वो लड़की अपने दांत पीस के बोली, हाउ डिड यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीरा महाजन को चोर बोलने की? सिया उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। उसने भी अपने दोनों हाथों की मुट्ठी घसी और गुस्से से मीरा की तरफ देखने लगी। मीरा भी उसे अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। तभी सिया ने आओ देखा न था और अपना हाथ ऊपर उठा के एक दिन आते थप्पड़ से मीरा के गोरे गालों पर चढ़ दिया। चटाक उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। मीरा का सिर गुस्से से कांपने लगा। उस हाथ कभी किसी ने एक उंगली तक टच नहीं की थी और आज उसे थप्पड़ मारा। वो ये कैसे बर्दाश्त कर पाती? उसने भी गुस्से से सिया के बालों को मुट्ठी में पकड़ के उसे जोर से धक्का दिया और सिया धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरी और उसकी जोर की चीख निकल गई। हसिया की आंखें गुस्से और रोने की वजह से लाल थी। उसका चेहरा भी दर्द से लाल हो गया। मीरा ने उसे देखा और घमंड भरे लहजे में बोली, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसने तेज आवाज में चिल्ला के कहा, मैडम कहाँ मर गई? जल्दी कहाँ मर गई? यहाँ आओ नीचे। वो जो मेड काम कर रही थी उन्होंने मीरा की तेज आवाज सुनी। वो घबरा गई और जल्दी जल्दी सब अपने काम को वहीं छोड़ के ऊपर अद्दी के कमरे की तरफ दौड़ी। सिया दर्द और गुस्से से मीरा को घूर रही थी। सिया वैसे तो बहुत मासूम थी, उसे चालाकी करना नहीं आती थी, पर जब कोई उसे बिना बात के बुरा बोले और उसे मारते हुए चुप भी नहीं रहती थी। चुप वो सिर्फ अपनी चाची के सामने रहती थी, वो भी इसलिए कि ताकि वो लोग उसे घर से बाहर ना निकाल दे। लेकिन यहाँ तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो है कहाँ और उसके सामने खड़ी लड़की कौन है और उसने हाथ क्यों उठाया। वो मुश्किल से खुद को संभाल के खड़ी हुई और मीरा की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ आई हो, कैसे हो और कौन हो तुम? मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो? मीरा अजीब से स्माइल करके बोली, तुम कौन हो? चीजें मैं कोई जवाब दो, ये मेरा घर है, मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ, तो तुम्हें यहाँ मुझसे सवाल करने के लिए नहीं रखा होगा, समझी? और तुमने तो मुझ पर हाथ उठाने का गुनाह किया है, तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि फिर कभी तुम यहाँ तो क्या कहीं और काम करने लायक ना हो। सिया भी उसे बिना किसी भाव के बोली, तुम मुझे क्या सजा दोगी? पहले तो मैं यहाँ काम नहीं करती, दूसरी की मुझे खुद नहीं पता कि मुझे यहाँ कौन ले आया है और क्यों। तो बेहतर होगा तुम अब यहाँ से चुपचाप से चली जाओ। सिया का सीधा और तीखा जवाब सुन के तो मीरा का चेहरा गुस्से से और भी लाल होगा। तभी वहां हाँफते हुए मेड आ गई।
जब उन लोगों ने मीरा और सिया को एक दूसरे के सामने गुस्से से देखते देखा तो उनके होश उड़ गए। मैट्स को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि आज सुबह ही अद्दीक उनका खड़ूस बॉस उनको इंस्ट्रक्शन देकर गया था कि उसके कमरे में जो है उसको ब्रेकफास्ट करके दवाई खिला दे। पर वहां तो कुछ और ही चल रहा था। मीरा ने मेड को देखा और बोली, तुम लोग मुझे ये बताओ कि ये लड़की कौन है और इसे यहाँ जॉब पर किसने रखा है। मैं डर गई। एक ने हल्का करके हाँ मैं हकला के कहा, छोटी मैडम ये यहाँ जॉब नहीं करती और ये यहाँ अपने आप नहीं आई। इनको यहाँ बॉस लेके आए थे कल। उसके बाद से बॉस इनके साथ है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। मीरा ने तंजबरी हंसी के साथ कहा, ओह तो तुम यहाँ मेरे भाई की रात रंगीन करने आई थी। मतलब बिस्तर गरम। सिया को गुस्सा बढ़ गया। उसे अपने लिए इतनी गंदी बातें सुनना किसी तेजदार चाकू के चुभने जैसा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी कसके बोली, जुबान संभाल के। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो मैं उसे नहीं जानती हूँ। मैं यहाँ कैसे और कब आई मुझे नहीं पता, और अब मैं यहाँ से जानू समझी तो अपनी घटिया सोच और गंदी लंबी जुबान अपने पास रखो। इतना बोलने के बाद उसने गुस्से से मीरा को देखा और कमरे से जाने लगी। तभी मीरा ने उसकी कलाई पकड़ ली। सिया ने मुड़कर उसे गुस्से से देखा तो मीरा ने उसकी कलाई को मरोड़ते हुए बोली, हाँ इतनी जल्दी भी क्या है। वन नाइट स्टैंड तुमने भाई के साथ जो तो क्या वो उनका मैटर है, पर तुमने तो मुझ पर हाथ उठाया। तुम ऐसे तो यहाँ से नहीं जा सकती ना। सिया ने अपनी कलाई को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मतलब क्या है तुम्हारा। मीरा उसकी कलाई को मरोड़ के बोली, तुमने कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरे पैरों पर अपने नाक रगड़ के माफी मांगनी है। तुम्हारी औकात इतनी नहीं कि तुम पर सोचने के लिए अपना वक्त बर्बाद करो। सिया की दर्द से आह निकल गई और वो गुस्से में तिलमिला के बोली, ख्वाब देखना अच्छी बात होती है, पर ऐसे ख्वाब कभी नहीं देखना चाहिए जो कभी पूरे ना हो सके। मीरा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। वहां खड़ी मैड अब डर से कांपने लगी थी। उसे उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक एक मिनट ने कहा, मिस बॉस हमको हमको बोल कर गए थे कि हम उनकी देखभाल करें। अगर उनको कुछ हुआ तो बॉस हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। मेरा पर उनके कहने का कोई असर नहीं हुआ। वो गुस्सा करते हुए चिल्लाई, चुप एकदम चुप। आई बड़ी मुझे समझाने वाली, ऐसे तो मैं आज किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब सियार से भी अपने हाथ में हो रहा दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से से अपने दूसरे हाथ की पूरी ताकत लगा के मीरा को धक्का दिया। मीरा जो गुस्से से उन मेड्स को घूर रही थी उसकी पकड़ ध्यान न होने की वजह से वे जाके सीधा नीचे गिरी और वहां एक तेज चीख गूंजी। मेरी कमर मेड की आंखें तो लगभग बाहर से आने को हो गई थी। मीरा जीवन पीठ के बल गिरी थी जिससे उसकी कमर और पीठ में चोट लग जाने से वो चिल्ला रही थी। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे भाई को बेड पर खुश क्या कर दिया। वे खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी। सिया ने कुछ नहीं कहा और वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसने मुड़कर एक बार भी ना मीरा को देखा और न ही किसी मेड को। मेड तो मीरा को संभालने के लिए उसकी तरफ भागी और इसी चीज का फायदा सिया ने वहां से भागने के लिए उठाया। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकले उसके कदम कुछ पल के लिए रुक गए। वो घर इतना ज्यादा सुंदर था कि सिया कुछ पल के लिए उसमें खो सी गई, पर जब उसे पीछे से मीरा के चिल्लाने की आवाज सुनी वो अपने होश में आई और जल्दी जल्दी वहां से भागने लगी। और फिर वो विला से बाहर आ गई। उसने देखा वहां बाहर काफी सारे काले कपड़ों में बॉडीगार्ड खड़े थे जिनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। वो घबरा गई। उसने मन में कहा, है भगवान मैं कौन सी जगह पर हूँ जहाँ इतने सारे काले कपड़ों में खतरनाक हथियार लिए ये रूमस्टोंडे खड़े हैं। इनको देख के लग रहा है कि अगर इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो पक्का ऊपर भेज के ही मानेंगे और मुझे भी ऊपर नहीं जाना। ये बोलते बोलते वो अपनी जगह से चारों तरफ घुमाने लगी और उसे गार्डन के बैक साइड में कुछ दिखा तो उसके होठ पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई और वो तेजी से बॉडीगार्ड से बचते हुए वहां पहुंचे और फिर वहां से बाहर निकल गई। वो एक दरवाजा तो जो सर्वेंट के लिए था। महाजन इंडस्ट्री अधिक अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसका टेबल पर रखा उसका फोन रिंग करने लगता है। वो बिना फोन की स्क्रीन देखा ही कॉल पिक करके फोन अपने कान से लगा के बोला, हेलो हेलो बोलता है। उससे पहले उस सामने से तेज तेज रोने की आवाज आती है, भाई मुझे चोट लगी है। अधिक उसको उस आवाज को सुनते ही झटके से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी के बल पड़ जाते हैं। वो दूसरे हाथ से लैपटॉप बंद करता है और जल्दीबाजी में केबिन से बाहर निकलते बोला, मेरा रिलैक्स में आ रहा हूँ, तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। ये वह मेरा थी जिसने अधिक को कॉल किया। वो रोते बोली, भाई मैं आपके बंगले पर। ये सुनते ही के कदम कुछ सेकंड के लिए रुके पर वो बोला, तुम वहीं रहो मैं आ रहा हूँ। ओके तब तक मेड को बोला कि वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी, मैं आ रहा हूँ ठीक है, अब रोना बंद करो। इतना बोल के दिक ने जल्दी से कॉल कट किया और अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल लगा के कहा कि वे जितनी ही जल्दी हो सके प्राइवेट बंगले पर पहुंचे। वो भी लिफ्ट में घुस गया। उसने लिफ्ट में जाने के बाद रोहन को कॉल करके उसे वहां सब संभालने को कहा। तब तक उसकी लिफ्ट उसके प्राइवेट की पार्किंग में आकर रुकी। वो जल्दी से बाहर निकला तो तुरंत ही ड्राइवर ने उसके लिए बैक सीट का डोर ओपन कर दिया। अधिक उसमें बैठ गया। उसके बैठते ड्राइवर भी बैठ के गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा थे। उसके पीछे 3 से 4 गाड़ियों में बॉडीगार्ड भरे थे। बंगले से कुछ दूर से आ गई थी। उसने आसपास देखा तो वहां दूर दूर तक कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं था। यहाँ सारे लोग अमीर थे। वहां सिर्फ बड़े बड़े आलीशान बंगले और बड़ी बड़ी कोठी बनी थी। यहाँ लोग बाहर नाम मात्र के लिए दिख रहे थे और सबकी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। शीशे हाँफते हुए बोली, ये कौन सी दुनिया में हूँ जहाँ कोई मेरे जैसा देख ही नहीं रहा। ये अब कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते कहते वहां बने एक बड़े से पार्क में चली गई। वो पार्क काफी बड़ा और सुंदर था। अभी दोपहर का समय होने आया था तो वहाँ लोग ना के बराबर थे। देख के लग रहा था जैसे उस एरिया का ही पार्क हो। वहाँ सुबह शाम बच्चे बूढ़े खेलने और घूमने आते होंगे, पर फिलहाल वहाँ इक्का दुक्का ही लोग थे। सिया एक कोने में जाके पेड़ के नीचे उसे टेक रहा और बैठ गई। उसने आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वह खुद से बोली, मैं कुछ दूर
यहाँ रुक सकती हूँ। उसके बाद सोचती हूँ मुझे कहाँ जाना है। पता नहीं मेरे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते कहते वो लंबी लंबी सांस लेने लगी। अद्दी की गाड़ी तेजी से बंगले के अंदर एंटर हुई और उसके पीछे ही डॉक्टर की गाड़ी थी। गाड़ी के मैंने डोर पर आते ही एक बॉडीगार्ड ने उसके लिए डोर ओपन किया। अद्दी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और बंगले के अंदर चला गया। डॉक्टर भी उसके पीछे ही गाड़ी से बाहर आया। वो भी अंदर चला गया। लिविंग हॉल में मीरा सोफे पर बैठी थी और मेड के पास ही खड़ी थी। मीरा को कुछ खास चोट तो नहीं आई थी, पर उसका ईगो बहुत ज्यादा होने की वजह से वो अद्दी को ऐसा दिखा के सिया को फिनिश करवाना चाहती थी। आखिर वो इकलौती बहन थी, इसी बात का उसे बहुत ज्यादा घमंड था। जैसे ही मीरा ने किसी के तेज तेज चलते हुए जूतों की टक टक सुनी, उसने मासूम चेहरा बना के रोना शुरू कर दिया और मेड से बोली, वो देखो मुझे कितना दर्द हो रहा है, अभी तक भाई नहीं आए और डॉक्टर भी नहीं आया। मुझे कितनी चोट लगी है, तुम लोग कुछ करती क्यों नहीं हो। मेड को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले तक तो वो बिल्कुल चुप थी और अब ऐसे क्यों रोने क्यों लगी। तब वहां अद्दी की तेज आवाजें, मीरा तुम ठीक तो हो ना। बोलते बोलते वो उसके पास पहुंच गया। मैडम वहां से तुरंत पीछे हट गई। मेरा और भी ज्यादा जोर से रोने लगी। भाई देखो मुझे कितनी ज्यादा चोट लगी है। देखो उसने अपने पैर से को दिखाया तो शायद उसकी ऊंची हील की वजह से सिया को धक्का देने से पैर मुड़ने की वजह से वहां सूजन आ गई थी और थोड़ा लाल भी हो गया था। और फिर उसने अपने चेहरे की तरफ इशारा किया, भाई ये देखो मुझे थप्पड़ मारा है। अद्दी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने मीरा के पैर और गाल को देखा और गुस्से से मुट्ठी कस के बोला, किसने किया ये सब। बोलो किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरी बहन पर हाथ उठा सके। बोलो किसने किया। मेरा रोते हुए एकदम से अद्दी के सीने से लग गई और सुबह से बोली, भाई ये सब उसने किया जिसे आप कल रात अपने नीड फुलफिल करने के लिए लाए थे। वो आपके कमरे में थे, उसने ही मुझे थप्पड़ मारा और मुझे धक्का दिया। उसने मुझे बहुत बुरा भला भी कहा था। उसने मुझे चोर कहा और ना ही जाने कैसे कैसे गंदे गंदे वर्ड्स बोले थे उसने। भाई आप बहुत सीधे हो, ऐसे ही किसी को भी उठा के ले आते हो। अद्दी का दिमाग ब्लैंक हो गया था। मीरा ने क्या कहा, मैं बेबी डॉल को अपनी नीड फुलफिल करने के लिए आया। व्हाट नॉनसेंस, यह क्या बकवास है। और सिया वो क्यों मीरा को मारेगी। क्या सच में उसने मीरा को बुरा बोला होगा। क्या सच में उसने उसे मारा होगा। पर वो है कहाँ। उसका दिमाग वो पूरी तरह सिया की ओर चला गया। वो अपनी नजर चारों तरफ घुमाने लगा पर उसे सिया कहीं नहीं दिखी। उसका दिल एक पल को धड़कना भूल गया। उसने मीरा को खुद से थोड़ा दूर किया और वहां खड़ी मेड से पूछा, वो कहाँ है। वो मेड उसकी भारी आवाज सुनकर घबरा गई। उनको तो खुद कुछ नहीं पता था। मेड ने सिर नीचे झुका लिया। अद्दी का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने फिर से गुस्से से पूछा, मैंने तुमसे पूछा है वो कहाँ है। एक पल को तो मीरा भी उसके गुस्से को देख डर गई, पर उसे लगा कि अद्दी को उसके बारे में इसलिए पूछ रहा था कि वे उसे खुद को पनिशमेंट दे सके। ये सोचते ही वो अंदर ही अंदर डेविल हंसी हंसने लगी। अधिक गुस्से से अपने सामने खड़ी मेड को घूर रहा था। मेड डरते हुए 2 कदम पीछे हो गई और डर से कांपते बोली, बॉस मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कुछ देर पहले जब मिस और उनके बीच बहस हुई तब हमें मिस ने आपके बारे में आपके कमरे में बुलाया था। वो मिस को धक्का देके वहां से चली गई। हमें नहीं पता, हम तो मिस को संभालने में लग गए थे। मीरा को अंदर ही अंदर काफी खुशी हो रही थी। वो किसी मेड ने भी उसने क्या बोला नहीं, सिर्फ सही बोला और उसे पता था उसका भाई उसे चोट पहुंचाने वालों को ऐसे नहीं जाने देने वाला था। अधिक गुस्से से अपनी मुठिया भेज के बोला, मैं तुम्हें सुबह में क्या बोल के गया था। वो अपनी न जगह से खड़ा होकर उस मेड के सामने जाके खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो कैसे ही बर्दाश्त कर सकता था कि सिया उसे छोड़ के कहीं चली गई। वो मेड घबराते बोली, बॉस इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम सब यहाँ तो अपना काम कर रहे थे और वो नीचे नहीं आई थी। देख तेज आवाज में बोला, वो कौन लगा रखा है। वो मैडम है तुम्हारी, तुम्हें रिस्पेक्ट देना नहीं आता है। वो मेड बुरी तरह से कांपने लगी। उसे तो लगा था कि जैसे मीरा बोल रही थी कि वो लड़की सिर्फ उनके बॉस को एक रात के लिए कुछ करने के लिए आई थी। वहीं मीरा का दिमाग भी एकदम से घूम गया। वो अद्दी को हैरानी से देखने लगी। जब अब तो उस मेड से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। अद्दी फिर से उस सख्त आवाज में बोला, मैंने पूछा तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा। जब वो मेरे कमरे में थी तो उसे डॉक्टर किसने हमने तो उसे डिस्टर्ब किसने किया। सारी मेड की नजर मीरा की तरफ घूम गई थी, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। अब तो मीरा को भी गुस्सा और जलन दोनों होने लगी थी। वो मासूम बनते हुए बोली, आह देखो भाई मुझे कितनी चोट लगी है और आपको उस 2 करोड़ की लड़की की ली है। वो होगी किसी और आदमी के साथ, उसने एक रात आपको खुश क्या कर दिया, उसका काम खत्म। अब वो किसी और को खुश कर रही होगी, आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। अधिक पहले तो मीरा की बात सुनकर पिघल गया, पर जब उसने सिया के लिए जो कुछ बोला उसे सुन के तो उसका इतना गुस्सा आने लगा कि अगर उसकी बहन नहीं होती तो वो भी इसका गला घोट के जान ले लेता। अधिक ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपने टोन को जरा सॉफ्ट करके कहा, मीरा वो मेरी बीवी है ना कि कोई वन नाइट स्टैंड। तो अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रख के बोला। मीरा का चेहरा काला पड़ गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। साथ ही वहां खड़ी सभी मेड और नौकरों की हालत खराब होने लगी कि उन लोगों ने अनजाने में ही अपनी मैडम का ध्यान नहीं रखा। सारे नौकर अद्दी के पैरों पर गिर गए और माफी मांगने लगे। बॉस हमें नहीं पता था वो हमारी मैडम है, हमने उनका ध्यान नहीं रखा, हमें माफ कर दो। मैं हमने मैडम को डिस्टर्ब नहीं किया था, हम सब तो नीचे अपना काम कर रहे थे। जब हमें मिस ने आवाज दी तब हम ऊपर आपके कमरे में गए, हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ। बॉस हमें माफ कर दो। वो सब लोग अपने हाथ जोड़ के रोते हुए माफी मांग रहे थे। सोफे पर बैठी मीरा तो जैसे सदमे में ही चली गई थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके भाई इतनी लो क्लास लड़की से शादी भी कर सकता है। अरे वो तो उसके लिए अपने फ्रेंड को सेट कर रही थी। अधिक ने जब देखा उसके सारे नौकरों को कुछ नहीं पता तो उसने कहा, ठीक है जाओ और बाहर बॉडीगार्ड से पता करो उन्होंने उसे कहीं बाहर जाते देखा हो। वो सब जल्दी से खड़े हो गए और वहां से बाहर की तरफ चले गए। तभी वहां डॉक्टर आया। अधिक उसे बोला, डॉक्टर मेरी बहन को चेक करो, उसके पैरों में चोट आई है। डॉक्टर सिर हिलाते हुए मीरा के पास आके उसके पैरों को देखने लगता है। अधिक वो एक तरफ खड़ा था क्योंकि उसे जो भी पता करना था वो मीरा से ही कर पाएगा।
मीरा जो सदमे में थी वो भी डॉक्टर के पैर को हिलाने से वो अपने होश में आकर चिल्लाने लगी, इसमें इसे मत हिलाओ, दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा, रिलैक्स मिस महाजन, आपके पैर में बस हल्की सी मोच है जो कल तक ठीक हो जाएगी। पार्क में सिया काफी देर तक वहां बैठी रही। उसके कोहनी की और घुटने में खरोच आई थी, साथ ही उसके हाथ में मीरा के नाखून चुभने की वजह से खरोच आई, जहाँ से हल्का हल्का खून निकल कर जम गया था और उसकी चूड़ी भी टूट के उसकी गलाई में धंस गई थी। सिया को सबसे ज्यादा दर्द अपनी गलाई में ही हो रहा था। उसने वहां बैठ कर थोड़ा सा रेस्ट किया और सोचा कि उसे किसी हेल्प मांगनी चाहिए, क्योंकि अब उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी और उसे अभी ठीक से ना अपने हस्बैंड का पता था और न ही कि वे उसके चाचा चाची कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ था। वो अपनी जगह से उठी और वहां से जाने लगी तो वहां से गुजरती एक औरत दिखी, जिसको देखे वो जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी मैम। वो औरत सिया की आवाज सुन के रुक गई। उसने पलट के उसे देखा। सियारा धीरे धीरे चल के उनके पास और बोली, मैम प्लीज क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती है। वो औरत दिखने में घमंडी नहीं लग रही थी और उसका पहनावा भी काफी अच्छा था, जैसे ही वे वहीं किसी बड़े बंगले में रहने वाली मैडम। उस औरत ने पूछा, कैसे हेल्प, और तुम यहाँ के कैसे कौन हो। सिया बोली, मैं एक्चुअली मुझे यहाँ कोई किडनैपर के लिए आया था और मुझे नहीं पता वो कौन था। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भाग आई हूँ। मुझे बस आप अपना फोन दे दो ताकि मैं अपने दोस्त को कॉल करके यहाँ बुला लूँ। वो औरत शायद किसी अच्छे घर से थी। उसकी उम्र 50 साल के आसपास होगी। उसने बड़े प्यार से सिया के बालों में हाथ फेर के कहा, कौन इतना बेरहम है जिसने इतनी प्यारी फूल सी बच्ची को किडनैप किया है। वो उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देख के बोली, बेटी तुम तो शादीशुदा हो, क्या नाम है तुम्हारा, और मुझे बताओ कौन है जिसने तुम्हें किडनैप किया है। सिया घर बताते हो बोली, मैं नहीं जानती, प्लीज आप मुझे बस अपना फ़ोन दे दो ताकि मैं अपने दोस्त को इन्फॉर्म कर सकूँ। उस औरत ने सिया को बिना कुछ कहे अपना फ़ोन आगे कर दिया। सिया ने जल्दी से एक नंबर डायल किया। कुछ देर बाद कॉल कनेक्ट हो गया। सामने से कॉल उठा और एक लड़की की आवाज़ आई। हेलो। उस आवाज़ को सुनते ही सिया बोली, निकी मैं हूँ। सिया निकी ने सिया निकी खुश होकर बोली, सिया तुम हो गया, तुमने नया फ़ोन ले लिया, जीजू ने दिया। सिया रोते बोले, निकी मैं सिया हूँ। और कौन जीजू, तुम किसकी बातें कर रहे हो, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज़ कुछ करो। निकी सिया की बात सुनकर चौकट हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि सिया बोल क्या रही है और वो इतनी ज़्यादा घबरा क्यों रही है। निक्की को कोई जवाब ना देते देख सिया फिर से बोली, निक्की तू सोच क्या रही है। अरे मैं हूँ तेरी बेस्ट फ्रेंड सिया। क्या मुझे एक दिन में ही भूल गई है। सिया की आवाज़ से वो अपने सेंस में आकर बोली, हाँ हाँ सिया मैं सुन रही हूँ। और मैं अरे मैं तो ये पूछ रही हूँ कि कल से तो तेरी शादी हुई थी ना, फिर तुझे मुझसे क्या हेल्प चाहिए। सिया बोली, कल क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और मैं वहां से भाग गई हूँ और मैं एक मैम के फ़ोन से तुझे कॉल कर रही हूँ, तो मैं तुझे उस जगह के बारे में बताती हूँ, मुझे लेने आ जाना, समझी। निक्की बोली, ओके ओके समझ गई। सिया ने फ़ोन उस औरत को वापस देकर कहा, थैंक यू सो मच, हाँ, आज आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है, अब मैं चलती हूँ। वो औरत बोली, रुको। सिया वहीं रुक गई। उसने उस औरत की तरफ देखा तो उस औरत ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल के उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रख लो, काम आएगी। सिया ने मना करना चाहा तो औरत बोली, मैं जानती हूँ तुम बहुत खुददार हो, पर बेटा अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे और तुम्हें जाना भी है, क्या हमने पता तुम्हें ऑटो लेना पड़े, इसलिए रख लो और ध्यान से जाना, कभी मिले तो मुझे लौटा देना। सिया ने स्माइल करके उस औरत को धन्यवाद कहा और जल्दी से वहां से उस तरफ चली गई जहाँ उस औरत ने कहा था। अधिक मीरा के सामने अपने हाथ बांध के खड़ा था और मीरा को देख रहा था। मीरा जो अपने ही बिछाए जाल में खुद फंस चुकी थी और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोले। अधिक उसे लगभग से 10 मिनट के से कंटिन्यूसली बस घूरे जा रहा था। जब मीरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो उसने गुस्से में साइड टेबल पर रखा आवाज उठा के जोर से नीचे पटक दिया। उसकी तेज आवाज से मीरा की डर से चीख निकल गई। उसने डर से अधिक को देखा, जिसकी आंखें अब गुस्से से पूरी तरह से लाल हो गई थी। मीरा आज पहली बार अधिक को इतने ज्यादा गुस्से में देख रही थी। उसने कभी उसके साथ ऊंची आवाज तक में बात भी नहीं की थी, पर आज वो उस पर चिल्ला रहा था। वो फिर से मगरमच्छ के रोने का नाटक करते हुए बोली, भाई आप मेरे भाई नहीं हो, आप बदल गए हो, आपने मुझ पर गुस्सा किया, वो भी ऐसी गंदी लड़की की वजह से जिसका कोई क्लास नहीं है। अधिक उसकी बात सुन के तेज आवाज में बोला, शट अप जस्ट शट अप मीरा, मैं कितनी बार बताऊँ, वो मेरी भी है और वो उसका क्लास उसका स्टेटस सब मुझसे है, तो मुझ पर नहीं तो तुम बार बार ये बकवास करना बंद करो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारी हर विश को पूरी करता हूँ, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरी बीवी की इंसल्ट करोगी। उसकी इज्जत मुझसे है और अगर तुम उसकी इज्जत नहीं कर रही इसका मतलब कि तुम मेरी भी इज्जत नहीं करती हो, वो राइट। मीरा तुरंत बोले, नहीं भाई ऐसा नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपकी रेस्पेक्ट भी करती हूँ, आई लव यू भाई। अधिक ने अपनी आंखें और हाथों की मुट्ठी को कस के बंद किया और कुछ सेकंड बाद खोला और बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। उसने पूछा, मीरा मुझे बताओ तुम यहाँ अचानक क्यों आई थी और आई भी थी, तुम सीधा मेरे कमरे में क्यों गई, मुझे इसका जवाब दो। देखो मीरा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तो तुम मुझसे कुछ भी छुपा तो सकती नहीं हो, इसलिए तुम्हारी बेहतर इसमें है कि मुझे बिना किसी ड्रामे के वे सब सच सच बता दो। मीरा एकदम से सकपका सी गई और दिख से अपनी नजर चुराने लगी। दिख का गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। वो बोला, ठीक है मत बताओ, लेकिन इतना याद रखना आगे से तुम यहाँ कभी नहीं आ सकती, ये मेरा पर्सनल स्पेस है जहाँ मैं किसी को भी अपने आने की परमिशन नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें आने दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दो और आज तुमने यहाँ आने का हक खो दिया है।
तो मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया है, तुम्हें लेने यहाँ आता ही होगा। जब वो आ जाए तो चुपचाप यहाँ से चली जाना। मैं दोबारा किसी को भी अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं करूँगा और आज के बाद यहाँ मत आना। मीरा की आँखों से कुछ आँसू गिर गए। उसे गुस्सा तो सिया पर था, पर उसके चलते आज उसका भाई उससे गुस्सा हो गया और उसने उसे यहाँ आने से भी मना कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कस के बंद की और अंदर ही अंदर अपने दाँत पीस के बोली, तुम 2 कौड़ी की लड़की ना जाने मुझे तुमने ऐसा कौन सा जादू मेरे भाई को कर दिया है कि वो आज तुम्हारी वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं। आज और मैं तुम्हें शांति से कभी नहीं रहने दूँगी। तुमने मुझसे मेरा भाई छीन लिया है, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूँगी। अधिक वहाँ से जा चुका था और मीरा बस उसकी जाती पीठ को देखती रही। उसने गुस्से से पच बना के कुशन पर मारा और बोली, तुम गंदी नाली की लड़की, मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। आह, वो एकदम गुस्से से चिल्लाई। अधिक बाहर आया तो सारे बॉडीगार्ड उसके सामने आकर खड़े हो गए। अधिक ने गुस्से से उन सबको घूर के देखा और पूछा, तुम में से किसी ने भी उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा? सबने सिर झुका के नाम में से हिला दिया। अधिक का मन कर रहा था कि वे सबको एक एक करके गोली मार दे, पर फिर उसने खुद को रोका और कहा, जाओ जाकर सीसीटीवी फुटेज देखो, उसे ढूंढो। और वे मुझे कहीं नहीं मिले तो तुम सब अपनी जान खुद अपने हाथों से लोगे। अधिक की धमकी सुन के सबका शरीर डर से कांप गया, पर किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और अधिक वहां से अपनी गाड़ी में बैठ कर चला गया। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी चले गए। सिया दौड़ते दौड़ते ऑटो स्टैंड तक पहुंच गई थी। वो कम से कम 1 किलोमीटर चल के आई। वो एक खाली टैक्सी में बैठ गई और उसे एड्रेस बता दिया। वो टैक्सी ड्राइवर उसे लेके उसके बताए एड्रेस पर निकल गया। सिया की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। दूसरी तरफ अधिक की गाड़ी सीधे से की सोसाइटी के बाहर आकर रुकी। उसे पता था कि सिया और तो कहीं जा ही नहीं सकती और ना ही कहीं जाएगी। उसके पास फोन नहीं। उसने अपने बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन दे कि वो जाके अलग अलग जगह पर छुप जाए, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ हैं। तो बॉडीगार्ड तुरंत एक्टिव हो गए और जाके अलग अलग जगह पर ऐसे खड़े हुए कि वो किसी और को, खासकर सिया को ना दिखे। अधिक अपनी गाड़ी में ही बैठा रहा। उसकी गाड़ी के शीशे काले होने से उसे कोई नहीं देख सकता था। अभी ज्यादातर लोगों को अधिक की गाड़ी की पहचान नहीं थी, जिसका फायदा इस वक्त अधिक उठा रहा था। सिया की टैक्सी एक छोटे से ओपन कैफे के बाहर रुकी। वो उसमें से बाहर निकली और उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए और सीधा उस कैफे के अंदर चली गई। वो अंदर आई तो वहाँ निक्की एक टेबल पर बैठी दिखी। वह जल्दी से उसके पास गई। निक्की ने जब सिया को देखा तो वो हैरान परेशान हो गई। उसकी हालत ऐसी थी कि निक्की को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो अपनी जगह से जल्दी में खड़ी हुई सिया के गले लग गई। सिया भी उसके गले से लग के बोली, यार तू यहाँ आ गई, ये अच्छा किया, वरना पता नहीं मैं क्या करती। निकी ने अपनी पीठ थपथपा के उसे शांत किया और बोली, तू शांत हो जा और यहाँ बैठ और मुझे बता आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। सिया निकी के सामने चेयर पर बैठी और बोली, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। तुझे पता है कल रात तो मैंने हमारे बॉस को देखा था और फिर उन्हें मेरा गला पकड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तो मुझे ये बता कि आखिर मेरी शादी हुई किससे है। कि निकी उसकी बात सुनकर अपने मन में बोली, क्या बॉस ने इसे अभी तक नहीं बताया कि वो उनकी पत्नी है। हे भगवान, ये क्या चल रहा है। निकी ने उसके हाँ को पकड़ के पूछा, सिया क्या तुम्हें अभी तक ये नहीं पता है कि तुम्हारी शादी किससे हुई है। सिया ने मासूमियत से नाम गर्दन हिला दी। निकी बोली, अच्छा तो मुझे ये पता कि तुम कल के कपड़ों में क्यों हो और तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो रही है। सिया ने रोनी सी शक्ल बनाई और बोली, यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैं जगी तो शैतान को देखा था और उसके बाद उससे मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी, तो उसने मेरा गला पकड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बेहोश हो गई, वरना पता नहीं वो शैतान मुझे जिंदा छोड़ता भी कि नहीं। पर आज जब सुबह उठी तो उस कमरे में कोई नहीं था और मुझे पता नहीं था कि आखिर मैं हूँ कहाँ। पर जब मैंने सोचा कि मैं नहा के कपड़े बदल लूं तो वहां पर एक खड़ूस लड़की आ गई और फिर उसने जो कुछ मेरा और उसके बीच हुआ वो सब निकी को बता दिया। निकी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किया उसे देखती रह गई। जब सिया ने देखा कि निकी कुछ बोल नहीं रही तो उसने उसके हाथ को हिलाया। वो हड़बड़ा के होश में आई और जोर जोर से हंसने लगी। सिया उसे कंफ्यूजन होकर देखने लगी। कुछ देर बाद निकी ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बोली, तू तो बड़ी डेयरिंग निकली यार, मैं तो तुझे ऐसे ही बेवकूफ बोल रही थी। सिया ने चिढ़ के कहा, देख तू अब मुझे परेशान कर रही है तुझे पता स्वीट शिव, मुझे पता आखिर कल तेरे साथ क्या हुआ था और मैं उस शैतान के पास कैसे पहुंची। और वो शैतान सच में था या मैं कोई सपना देख रही थी, मुझे ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। निकी अपने मन में बोली, ये तो पूरी पागल हो गई है। बॉस को देख के लगता है बॉस ने इसे कुछ नहीं बताया। शायद ये अभी तक सदमे में है, ऊपर से न जाने किसके साथ लड़ाई करके वहां से भागी है। भगवान, अब मैं क्या करूँ। क्या मुझे सिया के बारे में बॉस को बता देना चाहिए या फिर नहीं। वो अभी अपने मन में विचार कर ही रही थी कि सिया ने उसके सिर पर चपत लगाई तो निकी आउच मारा क्यों। सिया बोली, तो अब मुझे बताएगी कि नहीं। सिक्का ने निकी ने हाँ कहा, हाँ मेरी जान बता लो, तू सांस तो लेने दे। पहले चल तू थोड़ा सा वॉशरूम में जाके फ्रेश हो गया, फिर हम दोनों कॉफी पीते हुए बातें करेंगे। देख यहाँ सारे लोग तुझे कैसे देख रहे हैं। सिया ने निकी की बात सुन के याद आया कि अभी उसका चेहरा किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रहा है। तो वो जल्दी से खड़ी होती हुई बोली, हाँ यार तू सही बोल रही है, चल जल्दी मेरे साथ चल, मैं अपना फेस वॉश करके आऊंगी। निक्की ने भी खड़े होकर उसके साथ को पकड़ा और दूसरी तरफ बड़े से वॉशरूम एरिया की तरफ उसे ले जाने लगी। निक्की के घर के आसपास अद्दी और उसके आदमी सिया के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अद्दी का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था और दोपहर से दिन भी ढलने लगा था, पर अभी
तब ना तो यहाँ से आती दिखी और ना ही निक्की। उसने घर से बाहर भी कदम नहीं उसने घर से बाहर भी कदम नहीं निकाला था। वो अपने फोन में अपने घर की सीसीटीवी फुटेज देखते हुए दांत पीस के बोला, बेबी डॉली तुमने अच्छा नहीं किया, मैंने तुम्हें वार्न किया था, पर अब लगता है तुम्हें वार्निंग ही नहीं, हैवी डोज की जरूरत है। बस अब तुम एक बार मुझे मिल जाओ, फिर तुम्हें अच्छी तरह से बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और तुम मेरी क्या हो। वेट एंड वॉच कहते कहते उसके चेहरे पर बहुत खतरनाक एक्सप्रेशन थे, जैसे वो कुछ बड़ा करने वाला हो। कुछ देर बाद सिया अपना फेस वॉश करके निक्की के साथ आके अपनी टेबल पर बैठ गई। निक्की ने एक वेटर को बुलाया। उसने सिया को देख के पूछा, कॉफी के साथ सैंडविच मंगवा लो। सिया ने सिर हिलाया। निक्की ने उसे 2 कॉफी और 2 सैंडविच का ऑर्डर दे दिया और वेटर वहां से चला गया। वेटर के जाने के बाद सिया निक्की से बोले, मुझे बताएगी। निक्की ने उसे रिलैक्स करके कहा, बताती हूँ। फिर उसने उसे की शादी के बारे में शुरू से लेकर अंत तक बताना शुरू कर दिया। निक्की जैसे जैसे उसे बताती जा रही थी वैसे वैसे सिया के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। जैसे ही निक्की ने उसे बोलना बंद किया, सिया जोर से चिल्ला के बोली, क्या कहा तुमने। निक्की ने जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रखा, हाथ रख के बंद कर दिया और आसपास देखने लगी। वहां कुछ लोग बैठे थे और सिया की तेज आवाज सुन के वो उसे देखने लगे। निक्की उसे घूर के बोली, चुप एकदम चुप, क्या कर रही है, देख हम सब हमें ही देख रहे हैं। सिया अपने सफेद चेहरे से निक्की को देखने लगी। उसका दिमाग पूरा ब्लैक हो गया। निक्की ने अपने होठों पर उंगली रख के उसे शांत रहने को कहा। सेम ने शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ ही अपना सिर ऊपर नीचे हिला के कहा, हाँ कहा। उसने उसके मुंह से अपने हाथ को हटाया तो सिया लंबी सांस लेकर बोली, तू मुझे हॉरर मूवी की स्टोरी बता रहे। निक्की को उसकी बात सुन के हंसी आ गई, पर वो हंसी नहीं। उसने उसके चेहरे को देखा जिस पर डर और घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब कभी भी रो देगी। निक्की ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे सहलाते हुए बोली, सिया तू शांत हो जा। पर सिया को देख के ऐसा लग रहा था कि उसके कानों में निक्की की कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। सिया घबराहट में लंबी लंबी सांस लेने लगी। निक्की को उसकी हालत देख के कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। वो जल्दी से अपनी चेयर से खड़ी हुई और सिया के पास आकर उसके कंधों से पकड़कर उसे अपने आप से चिपका लेती है। सिया ने भी घबराहट में उसकी कमर और दोनों हाथों से पकड़ लिया और वो रोने लगी। उसके लिए अद्दीक से शादी होना किसी सदमे से कम नहीं था। वो अद्दीक से कभी शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी और आज उसकी शादी उसके उसी डर से हो गई। और उसने आखिर वही किया जिसका उसका घर उसे छीन लिया। उसके चाचा चाची को घर से बाहर निकाल दिया। वो जिस चीज से घबरा रही थी उसके साथ अद्दीक ने वही कर दिया। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसकी आंखों के सामने तो धुंध से छाने लगी। पर निक्की उसके पेट को थपथपा के शांत करते हुए बोली, सिया देखो तुम इसे रिएक्ट मत करो। निक्की लगातार सिया की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। सिया बोली, तुझे हिम्मत रखनी होगी, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सिया की हालत और बिगड़ रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी, हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसका पूरा सिर कांप रहा था। निक्की ने चारों तरफ देखा, कई लोग अब भी उनकी तरफ देख रहे थे। उसे लगा अगर उसने अभी सिया को कंट्रोल नहीं किया तो वे शायद बेहोश ही हो जाएगी। वेटर पानी लाओ, निक्की जल्दी, निक्की चिल्लाई। वेटर तुरंत दौड़ता हुआ आया और उसने पानी का गिलास आगे किया। निक्की ने गिलास उठाया और सिया का चेहरा पकड़ के बोली, सिया देखो धीरे धीरे पानी पी लो, कुछ नहीं होगा तुझे। सिया कांपती हुई पानी पीने लगी। कुछ बूंदे उसके होठों से गिरकर गालों पर बह गई। निक्की ने उसके पास झुककर धीमे से कहा, देख तू इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकती। हाँ यह सब अचानक हुआ और अद्दीक ने जबरदस्ती की, लेकिन अगर तू टूटी तो वही जीतेगा। सिया ने सुबकते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू अब भी आंसू थे, लेकिन उनमें गुस्से की हल्की सी चमक भी दिखाई देने लगी। निक्की ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। याद रख, तेरा घर, तेरा लोग, सब कुछ उसे छीन लिया है, लेकिन तेरा खुद पर हक, तेरा आत्मसम्मान वो कोई नहीं छीन सकता। तो अगर चाहे तो खेल पलट भी सकता है। सिया कुछ पल तक उसे देखती रही। उसके चेहरे पर अभी भी डर था, साथ ही गहरी सोच भी। उसने धीमे से कहा, निक्की मैं अब और नहीं सह पाऊंगी, मैं अद्दी के सामने टिक नहीं पाऊंगी क्या। निक्की ने उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई और दृढ़ आवाज में बोली, हाँ टिकेगी और सिर्फ टिकेगी नहीं, जीत मिलेगी। बस तुझे अपने डर को हिम्मत में बदलना है। सिया का दिल अब भी भारी था, पर निक्की की बातों ने उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी जला दी थी। तब उनके टेबल पर कॉफी और सैंडविच आ गए। वेटर ने सब कुछ सेट किया और चला गया। सिया ने कप को हाथ में लिया, लेकिन उसके हाथ अब भी थोड़े कांप रहे थे। निक्की ने गहरी सांस भरते हुए कहा, आज से तुझे एक नया खेल खेलना होगा। अद्दीक ने तुझसे सब कुछ छीना है, अब तू उससे उसका छीन ले। सिया की आंखों से आंसू फिर से भर आए, लेकिन इस बार उनमें डर से ज्यादा जीत थी। दूसरी तरफ अद्दीक सिया का इंतजार कर रहा था। जब काफी देर हो जाने के बाद भी सिया यहाँ नहीं आती है तो अद्दीक गुस्से से मुक्का विंडो के शीशे पर मार के बोलता है, डैम इट बेबी डॉल, अगर तुम यहाँ नहीं आई तो कहाँ जा सकते हो। फिर उसने अपने आदमी को कॉल करके कहा कि वो निक्की का पता करके बताए कि वो इस वक्त कहाँ है। अद्दीक की आंखों में आग भी से भड़क रही थी। विंडो का शीशा धड़क चुका था। उसके हाथ से खून की हल्की धार बह रही थी, लेकिन वो दर्द की परवाह नहीं थी। उसने अपने आदमी को फोन पर कहा, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में पता करके बताने की वही कहा है, और अगर सिया उसके साथ है तो समझ लेना मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। फोन काटती अद्दीक ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइंग सीट पर बैठ गया। उसके अंदर बेचैन और उससे पका तूफान मचल रहा था। बेबी डॉल, उसने बुलबुला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छुप सकती हो। नो 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 वे, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। कुछ ही देर बाद उसके आदमी का कॉल आया, बॉस निक्की और सिया में बॉस निक्की और सिया दोनों ही कैफे में हैं। उनकी लोकेशन हमें लोकेशन मिल गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।